आए तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से आज हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं हमारे गुरुजी के साथ। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर को खत्म कर दिया है ना। अब जो है हम लोग के साथ जो है हमारे गुरुजी जी है और जितने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग कृपया मेरे चैनल के साथ जुड़ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग के सामने में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या चालू होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आप लोगों का दिल को लुभाने वाला है। और खुशी आप लोगों के अंदर में इतना आएगा ये चैप्टर को बनाते हुए कि आप लोग क्या सोचेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है ना। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल है आप लोगों के। सवाल नहीं, ये जो जितना सारा चीज लिखा हुआ है अभी ये थ्योरी है। ये थ्योरी आप लोगों को पढ़ाएंगे और थ्योरी को जितना अच्छा से आपको पढ़ाएंगे उतना अच्छा से आप लोग सोचने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ये थ्योरी जो है आप सभी के सामने में जो दिया गया है, क्या सर? ये थ्योरी बहुत अच्छा है और ये थ्योरी बच्चा अगर जान जाएंगे तो सवाल में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर बच्चों को क्या बताएंगे आप अपना? हम लोग अब समीकरण शुरू करने जा रहे हैं जी। और समीकरण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आज समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग तो प्रयास करेंगे कि सरल से सरल रूप में उसको समझाएं। अगर कहीं पर कुछ आपको प्रॉब्लम मालूम हो तो फिर हम लोग से जैसे कि आप लोग कमेंट करते ही हैं और हम लोग उसका समाधान आपके पास करते ही है। कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे कमेंट आप करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ठीक है कहां पर क्या कमी रह रही है। जी है ना, उसको हम लोग ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसको उस चीज को आप लोग को बेहतर से बेहतर करके देंगे और अच्छा से करके देंगे ताकि आप लोग अच्छा से सरल से समझ सके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना सर? बहुत सरल है, बहुत मतलब ये है और एक भी रुपया आप लोग से लिया नहीं जाता है। सिर्फ आप लोग इतना मेहनत कर दीजिए मेरे पीछे कि थोड़ा सा आप लोग अंगुली पे जाकर के दबा दीजिए। कहाँ पे? शेयर पे, और कहाँ पे? सब्सक्राइब पे और लाइक पे, है ना सर? इतना ही आप लोग से मांगते हैं। आप लोग से कोई बड़ा चीज नहीं मांगते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बंधु, जितने सारे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कृपया शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा फेसबुक पेज पे जाकर के फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। अब चलते हैं। हाँ साथियों, साथी हाथ बढ़ाना। जी सर। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। जी, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, मेरे गुरुजी ने भी बताया, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। जी धन्यवाद सर। चलते हैं अब यहाँ पे जो है रैखिक समीकरण के बारे में। सर ये लीनियर इक्वेशन जो है ना सर? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जो है ना, इसको हम लोग चर राशि, मतलब लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? चर और अचर पढ़ते हैं। दो चीज है सर, एक चर है और ये क्या है? अचर है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से समझ रहे हैं ना? चर है और अचर है। देखिए मेरे बच्चे भी हैं यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए और आप लोग भी मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग सब चीज देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, है ना? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? चर राशि, है ना सर? यही इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वेरिएबल, है ना? इसको कहता है वैसा राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे चर राशि कहते हैं। मतलब है कि इसका मान बदलता रहता है। जी, यानी कि इसका मान जो है स्थिर कभी रहता ही नहीं है, ये स्थिर नहीं, वो बदलते रहता है। कुछ भी मान हो सकता। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है x, y, z, u, v, t, ये सारा मान जो है मतलब इसको वेरिएबल बोलते हैं हम। ये सारी राशियां वेरिएबल हैं। जी सर। ये इसका मान बदल सकता है। जी, जैसे कि सर इसको जब मतलब समीकरण में जाते हैं, समीकरण को जब हल करते हैं, x कुछ ना कुछ मान देता है, y कुछ ना कुछ मान देता है, z कुछ ना कुछ मान देता है, u कुछ ना कुछ मान देता है, v कुछ ना कुछ मान देता है, t कुछ ना कुछ मान देता है। यानी जिस प्रकार से समीकरण आता है समीकरण उसी प्रकार से मान देता है। और समीकरण में मान क्या होता है सर? बदलते रहता है। मान का अलग हिसाब है तो कोई हिसाब में मतलब x का मान 2 भी रह सकता है। हर समीकरण में इसका मान जो है बदलते रहता है। जी, y का मान 3 भी रह सकता है। यानी कि इस तरह से समीकरण को क्या करता है सर? बदलते रहता है ना। अब चलते हैं, दूसरा है क्या? अचर राशि। क्या है सर? अचर राशि। ये कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। ये कांस्टेंट का मतलब क्या? ये कभी भी बदलेगा नहीं है, कभी बदलेगा ही नहीं है। जितना मान है उतना ही रहेगा। जी, जैसे कि वैसा राशि जिसका मान स्थिर होता है, एकदम स्थिर ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अचर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे अचर राशि में क्या? 3 है, 4 है, 5 है, a है, b है, c है, etc एक्स्ट्रा, है ना? ये सारा चीज है आप लोगों के सामने में
तो चर और अचर में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि एक्स वाई जेड यू वी टी कभी कभी यूज हो जाता है, ये तीनों मान है ना सर, ये भी होता है, नहीं तो जनरली एक्स वाई में ही अधिकतर होता है, अधिकतर एक्स वाई ही मान यूज होता है, ठीक है। और बाद बाकी ये चर का बात हो गया, चर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, और अचर का बात हो गया इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। और ये है इसका मान जो है 3 4 5 ए बी सी इस प्रकार से है। तो सर अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग अचर राशि के बारे में, है सर। चर तो मतलब चर तो वो बदलता ही नहीं है, जिसका तो सी रहता है, एक्स वाई का मान जो देता है वो देता है ना। लेकिन यहाँ पे बात है सर अचर राशि का बात है ना। तो अचर राशि सर 2 प्रकार के होते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अचर राशि जो है 2 प्रकार के होता है, स्वच्छ अचर होता है और एक तो क्या होता है, निरपेक्ष अचर होता है ना। तो स्वच्छ अचर में क्या, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, क्या सर, इसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। और दूसरा होता है निरपेक्ष अचर, बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं, है ना सर। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, आर्बिट्रेरी में क्या होता है कि जैसे ए बी सी यानी कि अंग्रेजी के अक्षर लेटर वाला होता है, जो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, है ना। और बाद बाकी ये जो एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, जिसको निरपेक्ष बोलते हैं, वो होता है 1 2 3 यानी कांस्टेंट वाला पद जो होता है, संख्या वाला पद होता है, वही होता है, जैसे √2 √3 इस प्रकार से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल, अगला जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब पहला पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाला जो हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसमें जो है उसका किसी भी चर का मान, जो हमारा जो चर राशि है उसका एक ही मान होता है। जी सर, जी। तो चलते हैं अब एक चर पहले लिख देते हैं सर, एक चर क्या है, एक चर के बारे में बच्चों को पहले बता देते हैं, उसके मतलब दूसरा चर के बारे में बताएंगे, है ना। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है आप लोगों के सामने में, ये जितना सारा चीज कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है ना सर, ये आपका रामबाण की तरह है ना। आपके सवाल में रामबाण की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी से आपका सारा जितना सवाल जो पढ़ाया जाएगा, जब तक नहीं आपको चर और अचर का ज्ञान न हो तो आप सवाल को अच्छा से हल नहीं कर सकते हैं, है ना सर। इसलिए चर का मतलब क्या होता है और अचर का मतलब क्या होता है, आप लोगों को सारा चीज बताया गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग रैखिक समीकरण, इसको क्या बोलते हैं सर, लीनियर इक्वेशन, है ना। तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, रैखिक समीकरण का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे ax प्लस b इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, है ना सर। a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं जी, a का मान 0 नहीं होना चाहिए जी। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण इसको कहलाता है, जहां a और b क्या है, अचर है। a और b अचर है तथा x क्या है, चर है ना सर। a और b का मान नहीं बदलेगा, x का मान बदल सकता है जी। तो यहाँ पे हल में हल कर देते हैं, छोटा सा हल एक है सर यहाँ पे, ax प्लस b इक्वल टू 0, तो इसको b को उठा के उस पार करेंगे तो माइनस में हो जाता है, ax इक्वल टू माइनस b, तो a को उस पार भेजेंगे तो नीचे में आ जाएगा, तो माइनस b बाई a हो जाएगा। ये समीकरण आ गया मेरा x इक्वल, देखिए यही मान बदलता है इसका, x का ही मान बदलता है ना सर। इसको हम लोग जो है क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं जी, कि जब इधर का प्लस को उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, इधर का माइनस को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, इधर को गुना को उधर ले जाते हैं भाग हो जाता है, इधर का भाग को उधर ले जाते हैं गुना हो जाता है। उसी बेसिस पर ये किया गया जी सर। इतना सब चीज मेरे गुरुजी अभी बताया आप लोगों को कि ये समीकरण जो हल करते हैं, 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, 9th क्लास में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उतना नॉलेज नहीं होता है कि कैसे आ गया, कैसे हुआ। तो सर ये चीज बच्चों का दूर होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर दूर नहीं होगा तो बच्चा समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मान लीजिए आपका 6 में नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, 7th में नहीं हुआ, 8 का इक्वेशन में नहीं हुआ, 9th में भी नहीं हुआ, तो अब जो है ये एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। तो सर ये हम लोगों के माध्यम से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा हो। चलिए तो चलते हैं सर, यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले उसी चीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में अभी आपने बताया, तो अच्छी तरह से बता देते हैं, है ना सर। तो जैसे यहाँ पे हमारे गुरुजी ने बताया कि एक मान रहे एक समीकरण छोटा सा यहाँ पे ले लेते हैं, है ना सर। ये ले लेते हैं, मान रहे हैं x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे x 2x प्लस 3 प्लस 5 इस प्रकार से कर देते हैं, है ना सर। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि x वाला को एक तरफ लाएंगे, बगैर x वाला को एक तरफ भेजेंगे, तो इस पार से इसको इस पार ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये x रहेगा, उसको इस पार से इस पार ले आएंगे। देखिए बच्चों अभी मेरे गुरुजी ने बताया कि इसको प्लस में है, चिन्ह देखना है हमेशा, प्लस और माइनस को हमेशा देखते हुए काम करना है। यहाँ पे क्या कहा है
कि प्लस में है, ये 2x जो प्लस में है तो इस पर आके माइनस में हो जाएगा, और ये जो है ये दोनों पद जो है उस पर चले जाएगा। तो ये दोनों को पहले उतार लेंगे, 3 + 5, यहाँ पे माइनस प्लस में है उस पर जाकर के -3 और ये -5। यहाँ पे भी 8 जोड़ के कर सकते थे लेकिन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। -1 इसको घटाएंगे तो बड़ा के आगे माइनस है और ये छोटा के आगे प्लस है, तो बड़ा के आगे माइनस जब रहता है, छोटा को जब घटाया जाता है तो चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। इतना चीज आप सभी को जानना होगा, और बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत छोटा सा बात है, और ये छोटा बात जो है बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है और ये गलत कर देता है मैथ को, है ना सर? बहुत छोटा बात है सर। जोड़ घटा को इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर एक प्लस वाला है और दूसरा माइनस वाला है जी, तो हमेशा घटेगा। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाइए और जिसका चिन्ह जो है वो बड़ा है उसका चिन्ह रहेगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा बस। अब यहाँ पे सर एक बहुत अच्छा बात है यहाँ पे कि यहाँ पे भी प्लस है और माइनस में है, सेम संख्या है सर, तो यहाँ पे तो इसको इस प्रकार से काट दीजिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पे -x = 0, x से बराबर माइनस उस पार भेज देंगे सर, क्या 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत सरल सा आसान सा मैथ आप लोगों के सामने में बताया गया और छोटा करके बताया गया ताकि आपके माइंड में इतना सब चीज बैठ जाए, और आप कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का तो आप लोग सवाल को जब सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी तरह से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, है ना सर? समीकरण में सर बच्चों का जो है ना गलती हम देखते हैं, मैं जब क्लास में रहते हैं पढ़ाते हैं तो बच्चों को हम देखते हैं बार बार गलती इसी चीज में करते हैं, क्योंकि गांव देहात में हम लोग पढ़ाते हैं, गांव देहात के बच्चे एक बैग पढ़ता है, स्टार्ट करता है, वो पढ़ना चालू करते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब जाकर के बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उनका बेसिक बेस जो है ना बेस कमजोर होता है जी। सर हम लोग भी पढ़े थे अपने जमाने में, जिस टाइम हम लोग पढ़े थे उस टाइम हम लोग का भी बेस जो है ना सर 8 तक 9 तक जो था ना बहुत बेस हम लोग का लेवल बहुत गड़बड़ाया हुआ था सर। तो हम लोग जो है ना मेहनत के बदौलत और हमारे गुरुजी जितने सारे मिले हम लोगों को, आपको हम एक किस्सा सुना है जी। बहादुरगंज में जब मैं कोचिंग कर रहा था, सुल्तान अहमद मेमोरियल कोचिंग में, तो एक बच्चा मेरे पास आया, वो क्लास 6 में पढ़ रहा था। अच्छा, ऐसे पढ़ रहा था क्लास 6 में, लेकिन बोला कि सर हम इस बार मैट्रिक का एग्जाम देंगे। अरे हम उसका देख करके कहे भाई आपसे नहीं होगा, आपसे कैसे होगा जब आप 6 में पढ़ रहे हैं। तो कहा कि सर जो हमको एकदम शुरू से शुरू करिए, तो हम जो है वैसे ही उनको शुरू से शुरू की, लेकिन अच्छा से पास कर दिए। अच्छा, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपका बेस कितना भी कमजोर हो, आज अगर आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका जो है ना भविष्य उज्जवल है जी। तो मैं भी सर के पास ही रह करके मतलब पढ़ा है ना, वहां पे जो रहते थे हम जो, तो उस जिस टाइम हम गए थे गांव देहात से गए थे एकाएक पढ़ने के लिए, कुछ भी नॉलेज नहीं था हमको, सर के पास रहे, सर का बहुत बहुत आभार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को, क्योंकि हमारे गुरुजी हम मेरे ऊपर जब सर पे हाथ पर रखे उस टाइम से हम जो चलना प्रारंभ किए अभी तक हम रुके नहीं है, और बीएससी किए मैथमेटिक्स से हम बीएससी किए हैं। उसके बाद मेरा जब बेस वहां पे इतना कमजोर था तो सर हमारे गुरुजी जो थे जितना सारा चीज था हमको वहां से मतलब बताना चालू किए, धीरे धीरे मेरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज को बताते गए और वहां तक पहुंचाए हमको। आज हम अच्छा से सब चीज को कर पा रहे हैं, तो बहुत बहुत सर का धन्यवाद। और जितने भी गुरुजन मेरे भाग्य में आए सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, है ना, नमन करता हूं उन सभी गुरुओं को। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे सवाल, ये सर x बराबर -b/a नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पे कहता है क्या सर, नोट में एक नोट दिया गया है, यहाँ पे नोट में देखिए सर, नोट में बच्चों को समझना होगा रेखा जी। तो एक सरल रेखा है ना पर ax + b = 0 का आरेख एक बिंदु के रूप में होता है ना सर? वो बिंदु होता है, हाँ, यानी बिंदु आरेख होता है। वो क्या होता है सर? बिंदु आरेख। इसलिए इसका एक अद्वितीय हल होता है, अर्थात x बराबर -b/a, इसी को अद्वितीय हल बोलते हैं सर, होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरेख में दिखाया गया है, ये बिंदु यही बिंदु है, इसका अद्वितीय हल जो है x बराबर -b/a, जब ax + b = 0 बताया गया सर एक रैखिक समीकरण में, है ना सर, यही चीज है। और यहाँ पे एक आरेख बताया गया है, यहाँ पे क्या बिंदु 0 पर किसी बोला गया है, 0 पे बोला गया है, ax + b = 0, है ना सर, यही आरेख है सर, है ना। अब चलेंगे हम लोग अगला स्टेप लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में, ठीक है, चलते हैं आप। तो इतना है, अब देखते हैं यहाँ पे है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको बोलते हैं लीनियर
इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना सर? हाँ। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले एक चर वाले पहले हम लोग एक चर वाले पर बात कर चुके जी। अब दो चर वाला, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो सर दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या कर रहा है? ax प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है ना सर? जहां a b c अचर तथा x और y जो है चर है। हाँ देखिए ये x और y जो है ना ये चर है, इसका मान बदलेगा। जी जी जी। a और b का मान नहीं बदलेगा क्योंकि सर a और b का ही मान तो आएगा x y को मतलब हल करेंगे जब, तो है ना सर? तो यही चीज है। अब चलेंगे हम लोग, ये सवाल जो है आप सभी के सामने जो बताया गया जितना सारा कॉन्सेप्ट, ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया गया क्या रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के बारे में बताया गया, सारा चीज को बताया गया है ना? चर राशि अचर राशि किसे कहते हैं ये चीज बताया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है हम लोग जो है 10th क्लास में जो है सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर यानी कि एक्सरसाइज 3.3 से। ये सवाल जो है बहुत सरल है और बहुत प्यारा है और बहुत मजेदार सवाल है, आपको बनाने में बड़ा मजा आने वाला है। इसलिए आपको ये सवाल इस चैप्टर स्टार्ट की, क्योंकि मैं पिछले क्लास में जब क्लास लिया था हाइट एंड डिस्टेंस का, तो बच्चों को मैंने बोले थे सर कि जिस बच्चों को अगर यदि कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। तो बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर 3.3 स्टार्ट कीजिए, अच्छा से उसको समझना है ना? तो चलते हैं अब आप लोगों के सामने में ये 3.3 जो स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे सवाल पहला, इसमें सर कितना विधि से ये सारा सवाल बनाया जाएगा सर? नहीं, सिर्फ इसमें लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि। तो सर इसको जो है ना बनाने का विधि जो है कितना, चार विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वज्र गुणनखंड विधि और एक तुलनात्मक विधि। चार विधि होता है सर इसका। तो सर इन चार विधियों को पहले लिख देते हैं सर कि कौन सा विधि से कैसे बनाना है नहीं बनाना है, उसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बच्चों को दे देंगे तो बच्चा पूरा मतलब ये हो जाएगा ना कि नहीं कौन सा विधि से कौन सा सवाल बनने वाला है। तो चलते हैं अब लिखेंगे। पहले इससे पहले हमको है ना कॉन्सेप्ट के बारे में सबको लिखना है, ठीक है? इधर ध्यान दो, आओ ना। तो ये है आप लोगों के सामने में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि, है ना सर? ये इसका 5 विधि है ना? इसका कितना विधि है? 5 विधि है। पहला है, देखिए यहाँ पे पहला है आलेख विधि, जो ग्राफ खींच करके हम लोग बनाते हैं, समीकरण को हल करते हैं, उसके x और y का मान रखते हैं, उसके कौन सा कहां पे कटेगा उसके लिए, जहां कटा उसके लिए x और y का वैल्यू निकल जाता है। ये ग्राफिकल मेथड हो गया, ये ग्राफिकल मेथड इसको बोलते हैं, आलेखी विधि इसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। आप लोग ध्यान से देखेंगे विधि, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को बताने का 5 विधि है और 5 विधि को आप लोगों को दिमाग में रखना है, कैसे कैसे हल होगा और सारा विधि बताया जाएगा आप सभी को, है ना? तो सबसे पहले आलेख विधि से मतलब हल किया जाता है, तो उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, है ना सर? प्रतिस्थापन विधि तो किताब में जैसा रहेगा उस प्रकार से हल करते जाएंगे, है ना सर? चलिए दूसरा है तुलनात्मक विधि, यानी कंपैरिजन, तुलना करके, कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। चौथा विलोपन विधि, एलिमिनेशन, यानी कि उसको विलुप्त करके, एलिमिनेट करके, एक चर को एलिमिनेट जी, उसको मेथड बोलते हैं, है ना? उसके वज्र गुणनखंड विधि, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, कोना-कोनी गुना करके, है ना सर? तो ये विधि है आप सभी के सामने में 4 विधि है और ये 5 विधि है। पांचों विधि को आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। सबसे पहला विधि किताब में आप लोगों का मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि, जो कि मजेदार है और बहुत सरल है, बहुत आसान है, क्योंकि मजे हुए सवाल होगा और आप सभी को समीकरण को हल करने के लिए सीख जाइएगा जैसे बताएंगे तो, ठीक है? हम लोग जो है आपको अगर ये पांचों विधि में नहीं रहेगा किताब में जी, तो हम लोग ये पांचों विधि से आप लोगों को ये हल करना सिखाएंगे। जी सर, जी। तो अब चलेंगे सर, सबसे पहले आज एक सवाल हो जाए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में मतलब किताब में 3.3 से स्टार्ट है बनाने का विधि, क्योंकि आलेख की विधि बना रहे हैं सर। तो आलेख की विधि में क्या है कि हमको ग्राफ लाना होगा यहाँ पे, फिर ग्राफ खींचना होगा, है ना सर? तो उससे पहले कि जो सरल है उस चीज को बच्चों को बता देते हैं ताकि उसको निकालने के लिए सीख जाए, तब जाकर के बच्चे आराम से बना पाएंगे। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम लोग, है ना? अब आप लोगों के सामने में सवाल है एक्सरसाइज
3.3 3.3 का है ना सर? हाँ, नंबर 1 का 1 जी। नंबर सर सवाल क्या कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल नंबर कीजिए। 1 का 1 लिखिए। जी, सवाल क्या कर रहा है सर? प्रतिस्थापन हाँ, विधि से प्रतिस्थापन विधि, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्या कर रहा है सर? पहला नंबर कह रहा है x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई y बराबर इज इक्वल टू 14। 14। हाँ, जी। x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 4। 4। समीकरण 1 समीकरण 2 ठीक है ना सर? इस समीकरण में आप लोग ध्यान दें, इस दोनों में जो हमको आसान पड़े जी हम उसी में जो है ना जी x को एक तरफ रख करके यानी x का मान हम लोग निकालें। जी सर। मेरे ख्याल से इसको जो है ना जी इसमें जी x का मान निकालिए, ये आसान रहेगा। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में हमारे गुरुजी ने बताया कि या तो इसको लीजिए हाँ, या तो इसको लीजिए, चाहे किसी भी को किसी चीज को लीजिए, आपका सरल सरल तरह से सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाला को ले लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा। अगर आप इसको लेंगे इसमें मान रखना पड़ेगा जी। अगर आप इसको लेंगे उसमें मान रखना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, बहुत सरल है सर, बहुत सरल है ना? तो चलते हैं अब सॉल्यूशन करने के लिए। यहाँ पे ले लेते हैं सर समीकरण 2 से। 2 x माइनस वाई समीकरण 2 से इसका लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। X यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं, जी। इसको उठा के इस पर रख देते हैं, है ना? 4 माइनस वाई, 4 प्लस वाई, सॉरी उस पर जाएंगे प्लस प्लस। हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकल गया। ठीक। अब x का मान समीकरण उठा के 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में क्योंकि 2 को हल किए। जी। देखिए यहाँ पे समीकरण किसको हल किया गया है? 2 को हल किया गया है। तो 2 इसलिए- को बनाए तो x का मान 2 से बना करके हम लिख कर दिए। अब समीकरण x का मान उठा करके किस में रखेंगे? 1 में रख देंगे, है ना? तो अब लिखेंगे समीकरण सॉरी, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, है ना? उठा के 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं सर। हाँ, x प्लस वाई 14, है ना सर? हाँ, अब यहाँ पे x बराबर, वाई देखिए प्लस सर, वाई प्लस 4। देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग मान ये पहले जो है ना निकाले। ये x का वैल्यू क्या निकाल के रखे हम लोग? यहाँ पे देखिए 4 प्लस वाई, यही वैल्यू निकाल के रखा ना, 4 प्लस वाई। तो x के जगह भरना है ये मान को, समझा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस वाई प्लस ये y है तो y रहेगा ही इक्वल टू 14, है ना? यहाँ पे हो जाएगा, अब इस 4 को लाइए इधर जी 2 वाई, y को जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा, 14 रहेगा, उस पार चले जाएगा, प्लस में है तो उस पर जाके माइनस में हो जाएगा 4। पिछले क्लास में बताया, पिछला इसमें बताया गया है, ये तो बताया जी, पिछले स्टेप में बताया गया है, पिछले स्टेप में बताया गया है ना सर? वाई बराबर तो 2y इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे सर 10 हो जाएगा, है ना? y बराबर, ये काटेंगे 5, बराबर, इसीलिए y बराबर मेरा क्या निकल गया? 5। ये निकल गया मेरा। अब किसी इक्वेशन में y का मान रख करके जी आप ये यहाँ पे रख देते हैं सर। हाँ रखिए। अब y का मान रखने पर इसको सर समीकरण है ना, हम इसको मान सकते थे तीसरा, हाँ। 3 समीकरण भी बोल सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, अगला मैथ में बोल देंगे, क्योंकि x कर लेंगे उसको मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग मान निकाल चुके हैं ना। जी जी जी। तो y का मान उठा के सर इसमें धर देते हैं, जी। x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस y का मान क्या है? 5, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 5 4 9। ये बनाना ही होगा, ये सवाल को बनाना ही होगा, तब जाके आपका हल होगा, ठीक है? ये कॉम्पिटिटिव मैथ नहीं है, है ना सर? ये मैथ जो है ये आपका मैट्रिकुलेशन का मैथ है, आपको सीखने का मैथ है ना? ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। इसको बनाना ही पड़ेगा, पड़ेगा, हल ही करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसीलिए सब्जेक्टिव मैथ को आपको बनाना ही होगा, बनने पर ही आपका सवाल। अब इसमें कोई ट्रिक लगने वाला नहीं है सर, क्या ट्रिक लगाएंगे इसमें बताइए, है ना? इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना 2 4 स्टेप खत्म कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते जो हम हैं, डायरेक्ट लिख सकते थे। जी जी। तो x बराबर मेरा तब लिखेंगे सर क्या? अतः x बराबर 9, अभिष्ट हल x बराबर 9 और y बराबर 5,
यही आंसर मेरा आया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, और बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत आसान था। ये समीकरण को हल किया गया आप सभी के सामने में। हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग x का मान निकाले हैं, यहाँ पर हम लोग y का भी मान निकाल सकते हैं। जी सर, एकदम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है y को रख करके x को उधर ले जाते, ये हो जाता 14 माइनस x। जी, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। लेकिन इस तरह के हिसाब में मेरा सजेशन ये है, आप ये देखिए कि किस तरफ से सरल मेरा पड़ रहा है। जी, है ना? जैसे कि मैं पहले ही बताया कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हम लोग को सरल मालूम हुआ, तो हम लोग इसमें मान रखेंगे। जी है ना सर। अगर बच्चा बोलेंगे कि सर इक्वेशन 1 को लेकर के हल करके दीजिए, हाँ वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसी में करके दिखा देते हैं बच्चों को। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। मिटाने वाला दीजिए, लाइए। और ज्यादा मिटाने की जरूरत नहीं है, इधर मिटा दीजिए, इधर यहाँ मिटा देना, क्योंकि बच्चा का मांग है। पीछे से बच्चा बोल रहे हैं कि सर समीकरण 1 को हल करके दिखाइए, उसको भी दिखाइए, है ना। तो बच्चों को खुशी होना चाहिए ना सर, दोनों तरफ से दिखा देते हैं बच्चों को। चालू तो नहीं है ना? चलिए, अच्छा तो मेरा एक सजेशन ये है, इसमें आप इसमें x का मान निकाले थे, इसमें y का निकाल दीजिए। हाँ जी, वो भी होगा, ये भी बात है, सही बात। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे यहाँ पे कि सर एक दूसरा को हल करके दिखा दिए, एक को भी हल करके दिखाइए। तो हम आपको एक जो है ना उसको भी हल करके दिखाते हैं। चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे गुरुजी ने बताया क्या कि उस टाइम x का मान दिखाए, अभी y का मान दिखा दीजिए। तो चलिए y का मान लेकर के चलते हैं, है ना। यहाँ पे है समीकरण 1 से लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा 1 से, है ना सर। x प्लस वाई इक्वल टू 14, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू x को उस पार भेज देंगे तो 14 माइनस x, ये मान जाइए, ये मान हो गया। ठीक, अब समीकरण 2 में इसका मान लिखिए। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। देखिए सर, यहाँ पे क्या है कि एक को बनाया है y का मान निकालने के लिए, है ना। तो y का मान को उठा एक, क्योंकि एक को खोल के बनाया है। अब एक का जो मान आया है मेरा, इस मान को उठा के हमको 2 में रखना है। तो 2 में रखने के लिए तो समीकरण 2 को उतारना होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे y बराबर क्या है, 14 माइनस x, y बराबर 14 माइनस x। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, इसको लिखेंगे 14 माइनस x इक्वल टू 4, है ना। x अंदर डालेंगे सर, माइनस 14 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे गुना होगा, है ना। 14 के साथ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू 4। सर x को जोड़ेंगे तो 2x, उसको उस पार कर देंगे तो 4 उस पार जाके प्लस 14, 2x से बराबर हो जाएगा 14 4 18। सर कटेगा, कट जाएगा, इसलिए x से बराबर 9 दूना 18, 9 से कट गया, है ना। x बराबर 9 और y बराबर जी। अब जो है अब x का मान रखने पर, किसमें, y में रखने पर, इसमें रखेंगे सर, y में रखेंगे। तो y बराबर यहाँ पे है 14 माइनस x, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9, 14 माइनस 9, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5। y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 5। तो अतः अभिष्ट हल x बराबर क्या हो जाएगा 9 और y बराबर क्या हो जाएगा 5। यही मेरा आंसर आया, है ना। ये ऐसे तो हम लोग हर रोज इस तरह का नहीं करेंगे, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आज कर दिए जी, इस वजह से, और फिर पहले x का निकाल दिए, उसके बाद फिर दूसरा में हम लोग y का पहले निकाल दिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे।
तो कंफर्म होना चाहिए, है ना। जी। चाहे एक को ले लीजिए, चाहे दो को ले लीजिए, हाँ, चाहे किसी को भी आप ले लीजिए, समीकरण बनाइए, समीकरण को हल करके आप x और y का मान लिख दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आप उसमें समीकरण 2 में उठा के भरिए, या फिर अगर एक को हल कर रहे हैं तो दो में भरिए, दो को हल कर रहे हैं तो एक में भरिए और उसका अभिष्ट हल हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आसान सा सवाल था और सरल था, और ये चैप्टर को लेकर के चलेंगे आप लोगों के साथ, पूरा चैप्टर को लेकर के चलेंगे, पूरा धुरंधर बना देंगे आप सभी को। एक तरफ से हम लोग हल करते जाएंगे जी। आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को जोड़ें। जोड़े जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।